कभी सोचा है खोलते हुए पिघले हुए लावा जैसी धातु से आपकी गाड़ी के इंजन का कोई एकदम सटीक पुर्जा कैसे बनता है? ये कोई जादू नहीं है। इसका राज एक छिपे हुए डिलीवरी नेटवर्क में है जिसे हम गेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो चलिए पिघले हुए धातु के इस अनदेखे सफर को आज करीब से समझते हैं। पिघली हुई आग से एक परफेक्ट शेप बनाना, ये सुनने में जितना कमाल का लगता है उतना ही मुश्किल भी है। जरा सोचिए, उस गरम तरल को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक जटिल आकार में ढालना है, और वो भी ऐसे कि उसमें एक भी हवा का बुलबुला न रहे, कोई दरार ना आए। ये सिर्फ सांचे में धातु उड़ेल देने से कहीं ज्यादा पेचीदा काम है। और इस सवाल का जवाब है गेटिंग सिस्टम। जी हाँ, ये वो अदृश्य गाइड है, वो डिलीवरी नेटवर्क है जो ये तय करता है कि पिघली हुई धातु का सफर कामयाब होगा या नहीं। असल में एक बेहतरीन प्रोडक्ट और एक कबाड़ के टुकड़े के बीच का जो फर्क होता है ना, वो अक्सर इसी सिस्टम के डिजाइन में ही छिपा होता है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 1, प्रवेश बिंदु। देखिए, हर सफर की एक शुरुआत होती है। पिघली हुई धातु के लिए ये शुरुआत होती है सांचे के बिल्कुल ऊपरी हिस्से से। यहीं से वो पहली बार इस सिस्टम में एंटर करती है। तो सबसे पहले हमें मिलता है पोरिंग बेसिन। इसे आप इस पूरे सिस्टम का एंट्री गेट या एक शुरुआती फनल समझ लीजिए। सारा का सारा पिघला हुआ मेटल सबसे पहले यहीं डाला जाता है। ये एक छोटे तालाब की तरह काम करता है जो धातु को आगे के लंबे सफर के लिए तैयार करता है। लेकिन देखिए, पोरिंग बेसिन सिर्फ एक कीप नहीं है, इसके 3 बहुत जरूरी काम हैं। पहला, ये धातु के बहाव को, उसके फ्लो को एक जैसा बनाए रखता है। दूसरा, ये एंट्री के वक्त होने वाली उथल पुथल को कम करता है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, ये धातु के ऊपर तैर रही गंदगी, जिसे स्लैग कहते हैं, उसे सिस्टम में जाने से रोकता है। तो एक तरह से ये पहला क्वालिटी कंट्रोल चेक पॉइंट है। अच्छा, पोरिंग बेसिन के ठीक बाद धातु एक सीधे खड़े पाइप में गिरता है। इसे स्प्रू कहते हैं। अब देखने में तो ये सिर्फ एक सीधा रास्ता है जो धातु को ऊपर से नीचे ले जा रहा है, लेकिन इसका डिजाइन बहुत ही चालाकी से बनाया जाता है। तो स्प्रू का मुख्य काम है धातु को नीचे के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स तक पहुंचाना। लेकिन ध्यान दीजिए, ये अक्सर नीचे की तरफ थोड़ा पतला होता जाता है। ये डिजाइन बहुत ही जरूरी है। देखिए, जैसे पानी की धार गिरते हुए पतली हो जाती है, धातु के साथ भी ऐसा ही होता है। तो इसे पतला बनाकर ये पक्का किया जाता है कि धातु हमेशा पाइप की दीवारों से सटा रहे, जिससे हवा के अंदर खिंचने और बुलबुले बनाने की कोई गुंजाइश ही न बचे। अब आता है सेक्शन 2, वितरण नेटवर्क। धातु स्प्रू से नीचे तो आ चुका है, पर अब असली चुनौती ये है कि इसे सांचे के हर कोने तक सही तरीके से कैसे पहुंचाया जाए, और बस यहीं पर वितरण नेटवर्क अपना काम शुरू करता है। स्प्रू के ठीक बाद आता है रनर। ये एक हॉरिजॉन्टल यानी लेटा हुआ चैनल है। इसको आप एक मेन पाइपलाइन की तरह समझ सकते हैं, जो स्प्रू से आए धातु को अलग अलग दिशाओं में सांचे की मेन कैविटी की तरफ लेके जाता है। रनर का काम ये पक्का करना है कि धातु सांचे के हर जरूरी हिस्से तक सही स्पीड और सही प्रेशर के साथ पहुंचे। अगर सांचा बड़ा या जटिल हो तो रनर ही वो धमनी यानी आर्टरी है जो हर कोने तक इस जरूरी तरल धातु को पहुंचाती है, ताकि पूरी कैविटी एक साथ और एक बराबर भरे। और रनर जहां खत्म होता है वहां शुरू होता है गेट या इन गेट। ये समझिए कि ये आखिरी दरवाजा है, वो छोटा सा रास्ता जिससे होकर धातु आखिरकार अपनी मंजिल यानी मोल्ड कैविटी में दाखिल होता है। ये आखिरी चेक पॉइंट है। गेट बिल्कुल एक कंट्रोल वॉल्व की तरह काम करता है। इसका साइज और इसकी लोकेशन ही ये तय करती है कि धातु कैविटी में कितनी तेजी से और किस एंगल से भरेगा। साथ ही इसे इतना छोटा और थोड़ा कमजोर बनाया जाता है कि जब कास्टिंग ठंडी हो जाए तो इसे आसानी से तोड़कर मेन प्रोडक्ट से अलग किया जा सके। और अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन 3 पर, अंतिम रूप। धातु अपनी मंजिल यानी मोल्ड कैविटी तक पहुंच चुका है। यहीं पर वो अपना अंतिम आकार लेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती तो यहीं से शुरू होती है। ये है मोल्ड कैविटी। ये वो खाली जगह है जिसे उस अंतिम उत्पाद का आकार दिया गया है जिसे हम बनाना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा गेटिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इसी एक जगह को पूरी तरह से बिना किसी गलती के भरने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। जब भी कोई धातु ठंडा होकर जमता है तो वो सिकुड़ता है, और ये सिकुड़न, जिसे श्रिंकेज कहते हैं, 7% तक हो सकती है।
मतलब अगर हमने कैविटी को बस पूरा भर दिया तो ठंडा होने पर उसमें खाली जगह बन जाएगी या दरारें पड़ जाएंगी और हमारा प्रोडक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो इस श्रिंकेज की प्रॉब्लम का हल क्या है? इसका जवाब है राइजर। ये पिघले हुए धातु का एक एक्स्ट्रा टैंक या रिजर्वॉयर है जो सीधे मोल्ड कैविटी से ही जुड़ा होता है। इसे आप इस पूरी प्रक्रिया का गुमनाम हीरो भी कह सकते हैं। ये काम कैसे करता है? बहुत ही शानदार तरीके से। जैसे जैसे मेन कास्टिंग ठंडी होती है और सिकुड़ने लगती है, राइजर उसे लगातार एक्स्ट्रा पिघला हुआ धातु सप्लाई करता रहता है। इसे ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि ये मेन कास्टिंग के बाद जमे, ताकि ये सिकुड़न से बनने वाली हर खाली जगह को भर सके। इससे हमें एक ठोस, एक परफेक्ट प्रोडक्ट मिलता है। तो अब आता है सेक्शन 4, डिज़ाइन का महत्व। हमने सारे हिस्से तो देख लिए, पोरिंग बेसिन, स्प्रू, रनर, गेट, राइजर, लेकिन इन्हें सिर्फ जोड़ देना काफ़ी नहीं है। सही डिज़ाइन ही सब कुछ है। चलिए देखते हैं क्यों। देखिए, एक अच्छे और बुरे डिज़ाइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक अच्छा डिज़ाइन धातु का शांत और एक समान फ्लो सुनिश्चित करता है, कैविटी पूरी तरह भरती है। वहीं एक खराब डिज़ाइन उथल-पुथल मचा देता है, धातु कहीं जल्दी जम जाता है तो कहीं पहुंचता ही नहीं और हवा या गंदगी अंदर ही फंसकर रह जाती है। और एक खराब डिज़ाइन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इससे एयर पॉकेट्स, सिकुड़न से बनी खाली जगह और अधूरा भरा हुआ प्रोडक्ट, जिसे मिससिकुड़न कहते हैं, जैसे गंभीर डिफेक्ट्स पैदा होते हैं। ये सिर्फ मामूली खामियां नहीं हैं, ये वो वजह हैं जिनसे एक हवाई जहाज का पुर्जा फेल हो सकता है या गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि गेटिंग सिस्टम पिघले हुए धातु के लिए सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं है, ये एक बहुत ही सटीक और सोच समझकर तैयार की गई इंजीनियरिंग प्रक्रिया है। इसके हर हिस्से का, हर मोड़ का और हर कोण का सिर्फ एक ही मकसद है, एक परफेक्ट, दोषमुक्त प्रोडक्ट तैयार करना। कास्टिंग की ये तकनीक हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी ये उतनी ही ज़रूरी है। तो सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग और स्मार्ट होती जा रही है और हम नए नए मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इन प्राचीन रास्तों को भविष्य के लिए कैसे और बेहतर बना सकते हैं? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।